नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल। अगर आप यूपीएससी, एनटीए नेट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा अगर आप स्टेट नेट जो होता है आपका वो, या फिर बीए और एमए की तैयारी दर्शन शास्त्र से कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। हम 2012 से, जी हाँ, 2012 से ऑनलाइन फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। तो जिस भी किसी विद्यार्थी को आवश्यकता हो वो हमसे बात कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वेस्टर्न फिलॉसफी हम देख रहे थे। इसमें अरस्तु हम शुरू करेंगे आज, जिनको आप एरिस्टोटल भी कहते हैं। ठीक है, कहानी जैसे हम क्लास में देख रहे थे, पहले सुकरात आते हैं, सुकरात के बाद प्लेटो आते हैं, प्लेटो के बाद अरस्तु आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनका कारणता का सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ कॉजेशन। ऐसा ही कारणता का सिद्धांत आपने इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में भी देखा था, कार्य कारण का सिद्धांत। वैसा ही ये कारणता का सिद्धांत क्यों बनाया गया? जब ये क्वेश्चन उठा वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कि इस जगत का निर्माण कैसे हुआ, एक ऐसी थ्योरी बताइए जिसको कहा जा सके कि बैलेंसिंग अप्रोच है कि ये क्रिएशन कैसे हुआ दुनिया का। तो उस बैलेंसिंग अप्रोच के अंदर जगत के निर्माण का जो सिद्धांत अरस्तु प्रस्तुत करते हैं वो उनका कारणता का सिद्धांत है। इन्होंने इसके लिए क्या किया? इन्होंने जो वैश्विक पदार्थ है, यूनिवर्सल एलिमेंट्स हैं, उनकी एक इस तरीके से व्याख्या की कि उसके अंदर मिट्टी से लेकर भगवान तक सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि वैश्विक पदार्थ का अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस क्यों है, उसका उत्पत्ति क्यों हुई, उसका टारगेट क्या था, और अब उसका औचित्य क्या है, जो बन गया उसका औचित्य क्या है, ये सारी उसमें हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास मिट्टी है, मिट्टी का अस्तित्व है, ठीक है। उत्पत्ति कैसे हुई साहब? हजारों सालों में चट्टानों से, इनसे उनसे इनकी उत्पत्ति हुई। उद्देश्य क्या था? इसमें फसल उगती है तो औचित्य क्या है? हम इससे जीवित रहते हैं। तो ये किसी भी एलिमेंट, किसी भी पदार्थ की व्याख्या करने के लिए कारण बताए गए, वो कहलाया अरस्तु का कारणता का सिद्धांत। अस्तित्व, उत्पत्ति, उद्देश्य और औचित्य, इन चारों को अगर मिला दिया जाए तो कारणता सिद्धांत बन जाएगा। अरस्तु कार्य कारण सिद्धांत की प्रयोजन मूलक व्याख्या करते हैं कि इसका कुछ ना कुछ मोटिव जरूर होता है, इसका कुछ ना कुछ एक डेस्टिनी जरूर होती है, इसका लक्ष्य होता है, इसका एक प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के कार्य कारण सिद्धांत नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि कार्य की उत्पत्ति के संबंध में कैसे के साथ साथ क्यों के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमें यह तो पता है कि गेहूं से आटा कैसे बनता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि गेहूं से आटा क्यों बनता है। इट मीन्स उसका मोटिव क्या है। गेहूं से आटा बनता है, सब जानते हैं कैसे बनता है, हम इसको चक्की के अंदर पीस लेते हैं तो वो बन जाता है, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम रोटी खाते हैं, इसलिए। गेहूं को हम खा नहीं सकते, आटे को हम खा सकते हैं, क्यों को भी हमें पकड़ना पड़ेगा। और अरस्तु कहते हैं जब आपने क्यों के ऊपर ध्यान दिया तो आपको पूरी कहानी का सार समझ में आ जाएगा कि भैया ये इवेंट हुआ क्यों है। एक क्वेश्चन आता है, प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के बावजूद इसे क्यों लाया गया? देखिएगा, प्लेटो की जो प्रत्यय है वो गतिहीन है, वो कभी भी मूवमेंट के अंदर नहीं होंगे, वो इंडिविजुअल मूवमेंट नहीं करते हैं। और हमें डिफाइन किसको करना है? इस धरती के, इस पृथ्वी के उन एलिमेंट्स को जो मूवेबल हैं। अब ऑब्वियसली बात है, आप एक मूवेबल ऑब्जेक्ट की वैल्यू थ्योरी, कंसेप्ट, प्रिंसिपल किसी भी ऐसे एलिमेंट से नहीं लगा सकते हो जिसकी खुद की कोई रफ्तार नहीं है। तो इसके लिए कोई ना कोई कारण जरूर होना चाहिए कि इनकी व्याख्या हम कर रहे हैं तो क्या होगा, तो गति है तो क्यों है, ये सब बताया हमारे अरस्तु ने। अरस्तु कहता है
किसी भी इवेंट के पीछे 4 कारण होते हैं: उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण। उपादान कारण किससे बना है, निमित्त किसने बनाया है, स्वरूप क्या बनाया है, लक्ष्य क्यों बनाया है। आपका जो मेटलिस्टिक कॉज से लेकर जो फाइनल कॉज है, ये चारों कॉज किसी भी इवेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे मिट्टी, कौन खेल रहा है मिट्टी का? कुम्हार खेल रहा है। क्या बनाएगा? घड़ा बनाएगा। क्यों बनाएगा? पानी पीने के लिए बनाएगा। हर इवेंट के ये 4 कारण सुनिश्चित किए गए हैं। अब अगर आप स्पिरिचुअल वे में देखें तो आप कुम्हार की जगह भगवान को डाल दीजिए, मिट्टी की जगह दुनिया के पदार्थ को डाल दीजिए, घड़े की जगह पर धरती को डाल दीजिए। प्यास बुझाने के लिए मतलब उनका लक्ष्य, जिसको आप मोक्ष कहते हैं। किसी भी प्रिंसिपल को अरस्तु कहता है इसमें आप फिट करके डिफाइन कर सकते हैं। अरस्तु कहते हैं जो निमित्त कारण है, जिसे आपने कुम्हार कहा था, जो बना रहा है, वो आपका एक वे है, साधन है। और जो बना रहा है, जिस चीज को बना रहा है, वो उसका डेस्टिनेशन है, उसका साध्य है या उसका लक्ष्य है। निमित्त कारण जो है वो रफ्तार दे रहा है। कुम्हार उसको बना रहा है तो वो रफ्तार दे रहा है, और जैसे ही घड़ा बन जाएगा तो वो रफ्तार खत्म हो जाएगी, वो उसका अंत है। अंततः फाइनली अरस्तु इन चारों को भी और थोड़ा रिफाइन करता है और 2 ही कारण मानता है: उपादान कारण, जिसको उन्होंने कुम्हार माना, और स्वरूप कारण में उन्होंने सब कुछ मिला दिया। जो फॉर्म बनेगी वो सब कुछ होगी। इसे भारतीय दर्शन के सत्कार्यवाद की तरह आप मान सकते हैं। सत्कार्यवाद आपने पढ़ा है। सत्कार्यवाद क्या कहता है? सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। इसके अनुसार कोई भी काम नया नहीं होता, बल्कि जो कारण के अंदर छिपा हुआ था वही बाहर निकल कर आ रहा है, वही एक्सप्रेस हो रहा है। एक कैंडी आप देखते हैं, टॉफी आप देखते हैं, उसका रैपर होता है, रैपर के अंदर कैंडी है, तो ऐसा नहीं है कैंडी पैदा हो रही है, नहीं, रैपर के अंदर ही थी। छिलका हटाया, कैंडी बाहर आ गई। अरस्तु उपादान और स्वरूप के आधार पर सारी सृष्टि की व्याख्या करने का प्रयास करेगा। आलोचना। अरस्तु का कारणता सिद्धांत मानवीय कार्यों के अलावा किसी भी प्राकृतिक कार्य पर कभी लागू नहीं हो सकता। हमें नहीं पता ये पेड़ पौधे क्यों उगते हैं, इनमें से बहुत सारे तो हमारे काम के भी नहीं, किसी के भी काम के नहीं। बहुत सारे फिजिकल इवेंट्स ऐसे हैं, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, क्या कारण है, क्यों हो रहे हैं, किसका फायदा है इसमें, कौन कर रहा है ये, हम इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक एग्जांपल जैसे यहां ले लीजिए, जल से बर्फ और बर्फ से वाष्प बन गई, वेपर्स बन गए, क्यों? ये तो फिजिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं। इनको आप कैसे डिफाइन करें, कौन कर रहा है? यहां एक ही एलिमेंट की 3 अलग अलग कंडीशंस हैं, तो यहां पर कारणता सिद्धांत आप लागू नहीं कर सकते। जो मॉडर्न कॉजेशन थ्योरी है वो कहती है कि आधुनिक कारणता सिद्धांत परिवर्तन की व्याख्या यांत्रिक कारण के आधार पर करता है, जो आपका मैकेनिकल रीजंस है उसके आधार पर वो करता है, मैकेनिज्म के आधार पर वो करता है। और इसमें माना जाता है कि कारण कार्य से पहले था। लेकिन अरस्तु क्या कह रहे हैं कि दोनों साथ साथ हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या हो गई। ठीक है, तो ये अरस्तु की मेटाफिजिक्स देखते हैं। अरस्तु का एक अनुयायी था जिनका नाम था एंड्रोनिकस। एंड्रोनिकस ने प्रारंभिक सिद्धांतों पर लिखे गए अरस्तु के सारे लिटरेचर को, सारे लेखों को एक बुक के अंदर कंपाइल किया और उन्हें भौतिक विषयक की कृतियों के बाद रखा। ये बेसिकली ऐसी कहानी है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एंड्रोनिकस से ही अगर हम इसको जोड़ें, अरस्तु के पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, ऐसा माना जाता है, बहुत बड़ी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। अरस्तु बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसके बहुत बड़ी लाइब्रेरी, दिन भर पढ़ता रहता है, उसका काम ही यही है। तो एंड्रोनिकस जो है, एंड्रोनिकस उन बुक्स को
जब नया नया वहां पर आया, ऐसा कहा जाता है, ये कहानी हो सकता है एंड्रोनिकस की हो, नहीं भी हो, बट वट एवर। हाँ, एंड्रोनिकस ने उसको यूज किया था। बट इससे पहले अगर हम जाएं थोड़ा सा, तो जब नए नए बच्चे अरस्तु के पास आते थे तो अरस्तु कहता था कि भैया फिलोसफी की ये बुक मेरे लिए लेके आइए, रैक नंबर 4 में रखा हुआ है, रैक नंबर 3 में रखा हुआ है, रैक नंबर 2 में रखा हुआ है, रैक 1 में रखा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, ग्राउंड में जाइए, यहाँ पे जाइए, बुक्स लेके आइए। तो अरस्तु को सब कुछ पता है कि मेरी बुक्स कहाँ कहाँ रखी हुई है, नए बच्चे को नहीं पता होता है। तो अरस्तु की लाइब्रेरी का एक किस्सा है ऐसा, मैं बता रहा हूं कि मेटाफिजिक्स जो वर्ड है, मेटाफिजिक्स का जो शब्द है, वो पैदा कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ। अरस्तु के पास नए नए बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो हमेशा आते रहते थे। तो अरस्तु कहता है मेरी फिलोसफी की बुक लेकर आइए। बच्चा नया था, लाइब्रेरी बड़ी थी, उसे समझ में नहीं आया कि मुझे वहां पर क्या करना है। वो ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, उसे कुछ मिल नहीं रहा। वो अरस्तु से पूछता है, सर मुझे आपकी बुक नहीं मिली। अरस्तु कहते हैं वहीं रखी हुई है, ढंग से देखिए। वो कहता है सर नहीं मिली, कुछ हिंट दीजिए। तो अरस्तु कहते हैं कि जो फिजिक्स की किताबों के आगे रखी हुई है, मेटा का मतलब है फिजिक्स के आगे, मेटा का मतलब है आगे, और फिजिक्स मतलब फिजिक्स के आगे। तो मेटाफिजिक्स जो वर्ड बना, उसका मतलब था कि भैया फिजिक्स की रैक के आगे जो बुक्स रखी हुई है वो ला के दो मुझे। तो मेटाफिजिक्स वर्ड अरस्तु के द्वारा बनाया गया मजाक का एक शब्द है, जो अर्थहीन शब्द था उस वक्त, क्योंकि वहां पर मेटाफिजिक्स का यूज किया गया था केवल एक प्रेजेंटेशन के लिए कि भैया उस रैक के आगे, फिजिक्स के रैक के आगे मेरी बुक्स पड़ी है, उन्हें लेके आओ। और ये वर्ड धीरे 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 एंड्रोनिकस ने या अलग अलग फिलोसफर्स ने इसको यूज करना शुरू किया, और धीरे 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 ये अपने आप में अस्तित्व में आ गया। और इसको लोगों ने फिर क्या समझा कि जहां पर फिजिक्स खत्म होती है, जहां पर साइंस की लिमिटेशंस खत्म होती है, वहां पर मेटाफिजिक्स आ जाती है। मेटाफिजिक्स आगे चलकर अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया जो साइंस को चैलेंज करता है कि साइंस के लिमिट्स है, फिजिक्स के लिमिट्स है। जहां फिजिक्स मर जाती है वहां मेटाफिजिक्स पैदा हो जाती है। तो एक मजाक में कहा गया शब्द आगे चलकर पूरा विषय बन गया। जहां भौतिक समाप्त होगी वहां तत्व मीमांसा प्रारंभ होगी। अरस्तु कहता है कि यह वो दर्शन है जो कि परम तत्व या पूर्ण तत्व पर विचार करता है। यह उसकी बात करता है जो खुद लिमिटलेस है, ये उसकी बात करता है जो खुद पूर्ण है, संपूर्ण है। अरस्तु कहते हैं कि ये जगत का प्रारंभिक कारण है, प्रमुख कारण है। मैटर एंड फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी आपके लिए। हालांकि अरस्तु के अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कारणता सिद्धांत और एक मैटर और फॉर्म, बस, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है अरस्तु का थ्योरी, ध्यान रखिएगा। मैटर और फॉर्म, इस मैटर और फॉर्म को आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ गेहूं है, एक तरफ आटा है। गेहूं तो आपका हो गया मैटर और आटा हो गया फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, अरस्तु कहते हैं कि जो आपका कारणता का सिद्धांत है उसके अंदर हम अलग अलग इवेंट देखते रहते हैं। एक बहुत सारा पदार्थ हमारे सामने होता है जिसको मैं कहता हूं कि ये एक भौतिक पदार्थ है, मूल पदार्थ है, रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को फाइन किया जाता है और फाइनली एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जो कि हम कंज्यूम करते हैं, वो बन जाता है आपका फॉर्म। मैटर आज की अवस्था है, फॉर्म फ्यूचर की कंडीशन है। लेकिन ये मैटर और फॉर्म का चक्र कभी खत्म नहीं होता। कल जो फॉर्म बनेगा हो सकता है वो कल मैटर भी बन जाए। कैसे, कंफ्यूज मत होइएगा। गेहूं जो है उसको मैं मैटर लिखता हूं, आटे को मैं फॉर्म लिखता हूं, बात सही है। क्या आटे से रोटी बनेगी? बनेगी। तो आटे से बनी रोटी, तो रोटी के कंपैरेटिवली अब आटा बन गया मैटर और रोटी बन गई फॉर्म। आप कहें नहीं सर रोटी के अंदर कुछ और वेरिएंट लेके आइए, तो रोटी बन गई मैटर और जो नए वेरिएंट आ गए वो बन गए फॉर्म। इट मींस ये परिवर्तन इसी तरीके से चलता रहता है। मैटर, मैटर का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत है, पोटेंशियलिटी बहुत है, संभावनाएं बहुत है। फॉर्म का मतलब उन संभावनाओं को बाहर निकाल लिया गया है, वो फॉर्म है। ये फिक्स नहीं होते हैं। मैटर और फॉर्म एक दूसरे के रिलेटिवली चलते रहते हैं। इट मींस मैटर और फॉर्म लगातार बदलते रहते हैं।
इट मीन्स मैटर के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी है, अनंत शक्ति है, वो कुछ भी बन सकता है। और यही कारण है कि जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो वो फॉर्म भी अनंत संभावनाओं युक्त है, वो कभी भी बदल सकती है। तो मैटर और फॉर्म दोनों में संभावनाएं अनंत है। इसका मतलब ये प्रक्रम, ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक इसी तरीके से चलता रहता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात मुझे आज तक नहीं लगी कि एरिस्टोटल, प्लेटो, सुकरात इतने आसान फिलोसफर हैं कि जिनको अगर आप डायरेक्टली पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें, या फिर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हल्का सा अगर आप उसमें डेप्थ में जाएंगे, हल्के से अगर आप गहराई में जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि बहुत बड़े कंफ्यूजन के अंदर कभी नहीं डालते हैं आपको, टू द पॉइंट बात करते हैं। आगे देखते हैं। अरस्तु के अनुसार विश्व की प्रत्येक वास्तविक वस्तु, यहां इंपॉर्टेंट चीज है रियल, मैं यहां इमेजिनरी की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तविक वस्तुओं की बात कर रहा हूं। जितने भी वास्तविक वस्तुएं हैं, मैटर और फॉर्म उनका ही कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स या तो वो मैटर है या वो फॉर्म है। प्रैक्टिकली आप इन्हें अलग नहीं कर सकते हो। ये मैटर है तो वो फॉर्म भी है, फॉर्म है तो वो मैटर भी है, ये फिक्स है, ये एक है। दिमाग लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि मैं कहता हूं ये आम का बीज है और ये आम का पेड़ है। प्रैक्टिकली देखें तो बीज से ही पेड़ बना है, अलग अलग नहीं है। बट अगर मैं थॉट्स के स्तर पर देखूं, विचारों के लेवल पर देखूं, तो मैं कह सकता हूं दोनों अलग अलग हैं। उसी तरह अरस्तु कह रहे हैं वास्तव में दोनों अलग नहीं है, वैचारिक स्तर पर अलग है। ना तो फॉर्म के बिना किसी वस्तु विशेष को वास्तविक कहा जा सकता है, और ना ही बिना फॉर्म के कोई यथार्थ हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप देखें तो इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का फर्क नहीं है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक आपको एग्जांपल दिया बीज वाला, कि भैया बीज में ही पेड़ है, पेड़ में ही बीज है, तो वो बात सही है। तो वास्तविक दृष्टि से रियली अगर हम देखें, रियलिटी में अगर हम देखें, तो दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए अनाज है, अनाज जो आपका मैटर बन गया, उससे आटा बना, तो ये मैटर और फॉर्म हो गया। ठीक है, केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड देखिए, फिर आप वापस से आटे से रोटी बनी, तो फिर से मैटर और फॉर्म आ गया। तो फॉर्म के अंदर अनंत संभावना, मैटर के अंदर अनंत संभावना। वही टॉपिक है अगला आपका, संभावना और वास्तविकता। मैटर जो है वो संभावनाओं से भरा हुआ है, फॉर्म जो है वो एक्चुअलिटी या वास्तविकताओं का एक परिणाम है। बेसिकली ये देखा जाता है कि अगर एक चीज जिसके अंदर पोटेंशियलिटी है, तो कन्वर्ट होकर एक्चुअलिटी के अंदर बदल जाती है और फिर वो प्रोसेस वहीं रुक जाता है। लेकिन अरस्तु कहते हैं नहीं। अरस्तु का ये मानना है ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम, अनंत काल तक चलता रहता है, और इस प्रोसेस के अंदर ही इस पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन हो जाता है। मान लीजिए आपके पास गेहूं है, गेहूं से हमने आटा बनाया, आटे से हमने फिर ये बनाया, आटे से वो बनाया, आटे से यहाँ बनाया, आटे से वहां बनाया। प्रोसेस चलता गया चलता गया चलता गया, और बहुत बड़ा प्रोसेस। अगर केवल एक प्रोडक्ट एक ही फॉर्म बना पाता, एक ही एक्चुअलिटी को में डेवलप हो पाता, तो कहानी लिमिटेड हो जाती। लेकिन इस दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा पोटेंशियलिटी है, इतनी ज्यादा एक्चुअलिटी है कि उसका सीमा नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं। तो इसको इस तरीके समझने की कोशिश कीजिए, चाहे मैटर हो चाहे फॉर्म हो, दोनों के अंदर पोटेंशियलिटी पाई जाती है। दूसरी तरफ चाहे मैटर हो चाहे फॉर्म हो, दोनों के अंदर एक्चुअलिटी भी पाई जाती है। इट मीन जो आज मैटर है, हो सकता है कल वो फॉर्म रहा होगा। आज जो फॉर्म है, हो सकता है कल के लिए वो मैटर बन जाए। आज आप स्टूडेंट हैं मान लीजिए, कल को आप टीचर बन जाएंगे। आपके अंदर पोटेंशियलिटी तो बहुत है, संभावना बहुत है आपके अंदर, और मान लीजिए आज मैं टीचर हूं, लेकिन हो सकता है कल मैं फिर से स्टूडेंट बन जाऊं। किसी ना किसी से सीखना पड़ता है। तो ये प्रक्रम जिंदगी भर चलते रहते हैं, अनंत काल तक चलते रहते हैं। अरस्तु जगत के अंदर जो गति है, जो परिवर्तन है, जो डेवलपमेंट है, उन सब को
डिस्क्राइब करने के लिए पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी को बेस मानते हैं और उसके हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं। जो परिवर्तन हो रहा है उसका बेस कौन है? मैटर है, और टारगेट कौन है? फॉर्म है। मैटर को जिस वस्तु का फॉर्म ग्रहण करना होता है वह वस्तु संभाव्य रूप से मैटर में पहले ही विद्यमान रहती है। मैंने कहा था ये सत्कार्यवाद को फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं। जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो पहले से ही कॉज के अंदर रहेगा। इंटेलेक्ट, प्रत्येक मानव निर्मित या प्रकृति निर्मित वस्तु में एक डायनेमिक या गत्यात्मक शक्ति छिपी हुई रहती है। इस शक्ति के कारण ही वो महान भी बन सकता है और बिगड़ भी सकता है। इस शक्ति को कहते हैं इंटेलेक्ट। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर भी अनंत संभावना, अनंत पोटेंशियलिटी है। जब मैं इसे मैटर के ऊपर बताता हूं तो वो होगी आपकी पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी, लेकिन जब मैं इसको आपके ऊपर अप्लाई करूंगा तो इसको कहते हैं इंटेलेक्ट। अनंत संभावनाएं हैं आपके अंदर। आलोचना, मैटर से फॉर्म किस प्रकार बनेगा यह अरस्तु ने कभी नहीं बताया। संभावनाओं का लिमिटेशन क्या है? संभावना बेसिकली है क्या? पोटेंशियलिटी मींस व्हाट? अरस्तु नहीं बता पाया। अरस्तु का टारगेट है कि दोनों को मैं एक रूप कर दूं, लेकिन एक दूसरी तरफ ये दोनों को अलग अलग कर रहा है। मैटर अलग है, फॉर्म अलग है। एक तरफ ये कह रहा है दोनों एक ही है, तो कंफ्यूजन बहुत है। इंपॉर्टेंस, अरस्तु का दर्शन एक आशावाद की बात करता है, मोटिवेशन की बात करता है। लाइबनिट्ज को अरस्तु का बहुत बड़ा फॉलोअर माना जा सकता है, जिसने मोनोडोलॉजी के बेस पे पूरी दुनिया के व्याख्या करी। सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द्रव्य वो है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, वो कंप्लीट फ्री है, जो इंडिविजुअल है, जो एब्सोल्यूट है। द्रव्य का प्रयोग उद्देश्य के लिए होता है। यह कभी भी किसी वस्तु का विधेय या गुण नहीं हो सकता। मतलब आप किसी भी मैटर का यूज करेंगे एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए, सिंपल, लेकिन वो मैटर खुद टारगेट नहीं हो सकता। मिट्टी से घड़ा बनाया जाएगा, घड़ा कभी नहीं सोचता कि मैं मिट्टी बन जाऊं। इसी आधार पर अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो के जो प्रत्यय हैं, जो वस्तुतः सामान्य है, नॉर्मल है, कॉमन है, वो द्रव्य नहीं है, क्योंकि सामान्य पदार्थ इस विशेष वर्ग संसार का निर्माण नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम विशेष जो है, स्पेसिफिक जो मटेरियल है, उसको भी द्रव्य नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया में सारी वस्तुएं विशेष नहीं है। जगत में कोई चीज सामान्य नहीं है तो सारी चीजें विशेष भी नहीं है। कोई पूर्णतः जड़ नहीं है तो कोई पूर्णतः चेतन भी नहीं है। यहां तो मिक्सअप है। हाँ, सबके अंदर एक कॉमन चीज है, क्या? कि वो सामान्य से भरी हुई है, लेकिन विशेषता भी उनके अंदर है। अरस्तु कहते हैं कि जो द्रव्य है, जो सब्सटेंस है, वो सामान्य और विशेष दोनों को मिलाने से बनता है। अरस्तु कहते हैं कि वस्तु का जो सार है, वस्तु का जो मोटिव है, वस्तु का जो कंक्लूजन है, वो उससे बाहर कभी नहीं रह सकता। आम का स्वाद आम से बाहर नहीं, आम के अंदर ही मिलेगा। इंपॉर्टेंस, अरस्तु ने स्वरूप को अलौकिक जगत से हटाकर वस्तु विशेष पर निहित कर दिया, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। दर्शन के अंदर विकासवाद इन्होंने समझाया, लॉजिकल बातें करी, फिलॉसफी को इतना इजी बनाने की कोशिश की जिसे हर व्यक्ति समझ सके। ठीक है, तो यह अरस्तु था। धन्यवाद आपका।